जैन दोस्तों, जैसा कि आज है 30 जनवरी को फोर्थ सेट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ सेट में पूछे गए 20 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। साथ में देखेंगे सभी स्टेडियम और उनसे संबंधित राज्यों को, क्योंकि हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपका यहाँ से देखने को मिला है। आज तो नया टॉपिक, तो नया टॉपिक को लास्ट में डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे जो लिंगानुपात है आपका हरियाणा राज्य का सबसे कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हरियाणा हो जाएगा। इसके अलावा भारत में लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात का उपयोग प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी की संख्या को लिंगानुपात दोस्तों आपका कहा जाता है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या और भारत में महिलाओं का पुरुष से अनुपात ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात का एक मूल्यवान स्रोत है। 2011 की जनसंख्या जनगणना में यह पता चला था कि भारत में जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। तो आपका 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर आपका भारत का लिंगानुपात था। ठीक है, लेकिन सेक्स अनुपात 2011 से पता चलता है कि 2001 की जनगणना के आंकड़ों से एक वृद्धि की प्रवृत्ति हुई है। इसके अलावा 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 933 मिला था, जो बढ़कर आपका 943 हो गया था। इसके अलावा जो जनगणना आपका दशक में एक और होता है, क्योंकि 10 साल में आपका एक और होता है। 2011 का जो जनगणना है आपका आज़ादी के बाद 7वां जनगणना है, लेकिन जब आप प्रथम जनगणना 1872 से देखिएगा तो आपका 15वां जनगणना है। ठीक है, आपका बात करें तो पिछले दशकों में लिंगानुपात लगभग 930 महिलाओं से बढ़कर 1000 पुरुष तक पहुँच गया है। कुछ राज्य हैं जहाँ के लिंगानुपात आपके हैं, वहाँ के देख लेते हैं। केरल का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084 है, आपका हरियाणा का सबसे कम है। इसके बाद पुडुचेरी का 1037 है, तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात 993 है, दिल्ली का 868 है, चंडीगढ़ का 818 है, दादरा नगर हवेली का 200 आपका 74 लिंगानुपात है, और दमन और दीव का लिंगानुपात 200 आपका कितना है, तो आपका 618 है। तो ये कुछ राष्ट्रीय टॉप के जहाँ के लिंगानुपात दोस्तों आपको पता होनी चाहिए था। ठीक है, तो बहुत सारे जो प्रश्न दोस्तों आपको बता दें कि पिछले शिफ्टों में पूछे गए हैं या उससे संबंधित जो फैक्ट्स हैं उससे आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए लगभग 40 शिफ्टों में एग्जाम आपका खत्म हो गया है। तो उनमें पूछे गए 780 प्रश्नोत्तर का PDF विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको तैयार किया गया है, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, यहाँ सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा क्यूज भी चलता है, क्यूज भी लेना चाहते हैं तो इसका भी शुल्क आपका मात्र 20 रुपये। अगर दोनों लेते हैं तो 30 रुपये में दोनों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जो लोग भी इच्छुक है व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों आपका, वो पूछा गया था कि 999 ईस्वी में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण है जो कि किसने करवाया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो खजुराहो के मंदिर में सबसे जो विशाल कंदारिया महादेव मंदिर है मूलतः आपका शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में राजा धंगदेव चंडेल ने कराया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा धंगदेव चंडेल ने करवाया था। तथा इसकी लंबाई आपका 102 इंच, चौड़ाई 66 इंच और ऊंचाई आपका 101 इंच है। कंदारिया महादेव की मंदिर की बात करें तो ये आपका जिसका अर्थ होता है गुफा के महान भगवान। ठीक है, और भारत के मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो में पाए जाने वाले मध्यकालीन मंदिर समूह में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है। यह भारत में मध्यकाल से संस्कृत मंदिरों के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक माना जाता है। तो राजा पूछा होगा तो आपका राजा धंगदेव चंडेल हो जाएगा, जो कि चंडेल वंश का शासक था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि इनमें से कौन सा पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, तो पेशेवर टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो ऑप्शन में आपका एक था आपका नाम मनिका बत्रा। ठीक है, तो भारत की स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने आपका टेनिस से संबंधित, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एशियन कप टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी आपका कौन थी, तो मनिका बत्रा ही थी। ठीक है, तो इस कारण से क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो आज के हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है। तो वीडियो के अंत में हम इन सभी राज्यों के स्टेडियम को देखेंगे। ठीक है, जो लोग इच्छुक है वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो आपका मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो स्थापना है 1978 में हुआ था। इस मैदान पर पहला जो वनडे है आपका 1988 ईस्वी में खेला गया था। ठीक है, स्थापना के 10 साल बाद खेला गया था। स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आपका ये स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि आखिरी जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन सा था। ठीक है, तो आपको
ये तो मालूम होगा कि पहली जो पंचवर्षीय योजना आपका 1951 में शुरू हुआ था, जो कि 1956 तक चला था। ठीक है, ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना था। लेकिन आज के सेट में आपका पूछा गया है आखिरी पंचवर्षीय योजना का। तो आखिरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये आपका 2012 से 2017 यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका आखिरी पंचवर्षीय योजना था। तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना आपका नहीं चला है, पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 17 तक चला था, आपका आखिरी पंचवर्षीय योजना है। अब बात कर ले दोस्तों आपका भारत में पंचवर्षीय योजना का और उसके जुड़े मुख्य उद्देश्य का। तो आपका पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका कृषि की प्राथमिकता था। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका चला था 1956 से 61 तक, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता इस उस योजना का उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका 1961 से 66 चला था, स्व रिलायंस इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा चौथी जो पंचवर्षीय 1969 से 1974 तक चला था, न्याय के साथ गरीबी कम करना, विकास कार्य में तेजी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा पांचवी परियोजना योजना आपका 1974 से 1989 तक चला था और गरीबी को हटाना, उनको आत्मनिर्भर बनाना ये आपका लक्ष्य था। ये भी क्वेश्चन आपका से थर्ड से में पूछा गया है। और चौथी पंचवर्षीय योजना वाला आपका सेकंड से में पूछा गया कि कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1969 से 74 के बाद में कौन सा युद्ध हुआ था, 71 में आपका भारत पाक युद्ध हुआ था 72 में। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना आपका 1980 से 85 तक चला था और पांचवी परियोजना के रूप में वही जोड़ दिया गया था। सातवीं वाला आपका 1985 से 90 तक चला था, फूड प्रोडक्शन रोजगार उत्पादकता को बढ़ाना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना आपका 92 से 97 तक चला था, रोजगार सृजन और जनसंख्या को नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चला था, 7% की विकास दर इसका मुख्य लक्ष्य था। 10वीं आपका 2002 से 7 तक चला था, स्वरोजगार और संसाधनों में विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से 12 तक चला था, व्यापक और तेजी से विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। और अंतिम का पंचवर्षीय योजना आपका 12वीं था, जो कि 12 से 17 तक चला था, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य समग्र का सुधार करना इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका कि कथक जो नृत्य है आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आपका उत्तर प्रदेश का है। पूछा गया था भारत के हिंदू धर्म के अनुसार किस शैली की नृत्य है। आपके ऑप्शन में एकेश्वरवादी दिया गया था, बहु किशोरवादी दिया गया था, इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था। हालांकि इसका जो आंसर है मुझे मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो आप लोग भी जो भी एग्जाम देकर आ रहे हैं इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज अगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास है जो कि आपको करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कथक नृत्य का। तो आपका भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य थे, उनमें से एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है। कथक की उत्पत्ति पारंपरिक रूप से प्राचीन उत्तर भारत में कथक या कहानीकारों के रूप में जाने वाले यात्रा करने वाले चारणों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपका ये कथक है जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, किया जाता है। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जो आपका कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, मोनियट्टम हो गया, कथकली हो गया, सतरिया हो गया, भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुरी, ये सब आपके भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जिम्नोस्पर्म किस प्रकार का पौधा है। ऑप्शन में ठेलाफाइटा इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था। तो अनावर्ती वृक्ष या विवर्त वृक्ष जिम्नोस्पर्म आपको ऐसे पौधे वृक्षों को कहा जाता है जिनके बीज फूलों में पनपने और फलों में बंद हो जाने के बजाय छोटी टहनियाँ या शंकु खुली में अवस्था में होते हैं। ये ऐसे पादप का वर्ग है जिसमें बीज तो बनता है लेकिन बीज फल वृत्ति में बंद नहीं होता है, इसलिए इन्हें नग्नबीजी अनावृत बीजी पादप कहते हैं। तो आपका राइट आंसर नग्नबीजी या अनावृत बीजी हो जाएगा। इसके अलावा इनकी लगभग 700 प्रजातियां विश्व के सभी स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका रीजनिंग से संबंधित था कि इसका संबंध इससे है, तो मॉर्फोलॉजी का संबंध किससे है, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो मॉर्फोलॉजी का संबंध दोस्तों आपका आकृति विज्ञान से है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जीके लाइज, तो इस कारण मैंने बताने के लिए किया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका निम्न छोटी जनजाति का संबंध किस अनुच्छेद से है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन तो स्टूडेंट लैंग्वेज सही से बता नहीं पाया, लेकिन चारों ऑप्शन उनको याद था तो बताएं। 1927, अनुच्छेद 29 और 29 और 31। तो सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 दोस्तों आपका किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 28 की बात करेंगे तो कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 की बात करेंगे तो राज्य के किसी भी शैक्षणिक स्थानों पर प्रवेश के लिए किसी नागरिक को नकारा नहीं जा सकता है। केवल धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर
निधि से सहायता प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताया गया है। और ये भी कहता है कि सभी अल्पसंख्यक चाहे धर्म हो या भाषा पर आधारित हो, वो अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो मेरे ख्याल से आपका अनुच्छेद 30 ही पूछा होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 31 की बात करें 31 की बात करें तो प्रारंभ में संपत्ति का अर्जन एक मूल अधिकार था, लेकिन 43वां संविधान संशोधन के बाद इन्हें कानून अधिकार का रूप दे दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका NRLM का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका राइट आंसर था। तो आपका NRLM का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो ये योजना क्या है, तो ग्रामीण गरीबी को चुनौती दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2010 में NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में नामित एक मिशन मोड योजना की कल्पना की थी। NRLM का नाम बदलकर DNRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन रखा गया था। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म इससे कोई पूछा था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन अभी तक हमें मिल नहीं पाए हैं, और भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं या आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों का, जो कि आपको किस राज्य में स्थित है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो देखिए पहला जो क्रिकेट स्टेडियम है आपका साल्ट लेक क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि आपका कोलकाता में है। इसके अलावा कोलकाता में एक और क्रिकेट स्टेडियम है आपका ईडन गार्डन। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका नई दिल्ली में है। सरदार पटेल स्टेडियम आपका अहमदाबाद में है। फिरोज शाह कोटला, जो कि अब नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, ये आपका नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों आपका बहुत फेमस है, मुंबई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम दोस्तों आपका कानपुर में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम दोस्तों आपका बेंगलुरु में है। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम दोस्तों आपका हैदराबाद में है। इसके अलावा लाल बहादुर स्टेडियम आपके हैदराबाद में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम आपके जयपुर में है। फोर्टाडो स्टेडियम दोस्तों आपके मडगांव में है। बेबरोन स्टेडियम, जो कि फर्स्ट में पूछा जा चुका है, ये आपका मुंबई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम दोस्तों आपका कोलकाता में है। और चिदम्बरम स्टेडियम आपका चेन्नई में है। किनन स्टेडियम दोस्तों आपका जमशेदपुर में है। बाराबाती स्टेडियम दोस्तों आपका कटक में है। और मौलाना आज़ाद स्टेडियम आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगला तो मिथिलेश स्टेडियम दोस्तों आपका पटना में है। इसके अलावा कंचनजंगा स्टेडियम आपका सिलीगुड़ी में है। द एडेनॉ स्टेडियम दोस्तों आपका अहमदाबाद में है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपका इंदौर में है। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आपके गोवा में है। और मोइन उल हक स्टेडियम आपके पटना में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण स्टेडियम थे, जो कि आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है। इसके अलावा जो भी प्रश्न छूट गए आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि PDF में शामिल कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में अधिक से शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।